कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय क्रमांक 4 नाम मानचित्र, जिसका भाग क्रमांक ये दूसरा वीडियो, स्थान कल्याणपुर से। आज का अपना दूसरा जो प्रकरण है वो है मानचित्र के घटक, दिशा एवं प्रतीक। हमने इससे पहले मानचित्र का सामान्य परिचय और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। आज अपन इस वीडियो में मानचित्र के घटक और दिशा जैसे प्रतीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं मानचित्र के कौन कौन से घटक है। तो मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिनमें से पहला नाम आपके सामने दर्शित है दूरी, जबकि दूसरा नाम है दिशा और तीसरा और अंतिम नाम है प्रतीक। ये 3 मानचित्र के घटक होते हैं। हम यहाँ पर प्रथम घटक की बात करें तो वो है दूरी और दिशा। अब दिशा में अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U या फिर N लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व है, पश्चिम है तथा दक्षिण है, इनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो मानचित्र के दिशा घटक में हम लोगों ने एक N संकेत के बारे में बात की। आप सामान्य तौर पर भले वो विश्व का हो, भारत का हो, राजस्थान कोई मानचित्र देखेंगे तो ऊपर की ओर तीर करके N लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार से अपन एक दूसरी, जैसे आगे अपनी ये दूसरी स्लाइड है, इस स्लाइड में अपन तीर करके भी देख सकते हैं। तो आपके सामने देखिए 4 दिशाओं में ये तीर जा रहे हैं। जो ऊपर की ओर तीर जा रहा है वो उत्तर दिशा, जो मैं पूर्व बात कर रहा था N संकेत की, उसको दर्शा रहा है। और ठीक वैसे ही नीचे की ओर उसके सामने जो तीर जा रहा है वो दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। और दाहिने ओर जो तीर जा रहा है वो पूर्व दिशा को दर्शा रहा है और बाईं ओर का तीर है वो पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। ऐसे हम दिशाओं की जानकारी कर सकते हैं। अब अगले घटक की बात करते हैं प्रतीक की। तो किसी भी मानचित्र का जो तीसरा प्रमुख घटक है वो प्रतीक होता है, और उसके वास्तविक आकार एवं प्रकार के जो विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरी आदि को दिखाने में सहायता करता है। ये विभिन्न रंगों और चित्रों को दर्शाता है। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो रूढ़ चिन्ह है या प्रतीक है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। यानी कुछ ऐसे बिंदु तय कर रखे हैं या संकेत तय कर रखे हैं जो विश्व स्तर पर चलते हैं, और वो अपन किसी भी देश के मानचित्र में उनको देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उक्त संकेत है वो इस स्तर का है। भले वो मानचित्र कौन सा भी हो, भौतिक हो या फिर राजनीतिक हो या थीमेटिक कौन सा भी हो, परंतु उसमें कुछ ऐसे चिन्ह तय कर रखे अंतर्राष्ट्रीय संगठन रूप में, जो कि अन्य स्थान को दर्शाने में या फिर उस स्थान की जानकारी करने में हमारे को मदद प्रदान करते हैं, और उससे अपन जान सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ को संकेतित कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ, जैसे जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग हो, जैसे महाद्वीप हो या देशों को कागज पर दिखाना होता है, उसमें कुछ एक पैमाना प्रयोग में आता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं मानचित्र में। जबकि एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। अब बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो प्रतीक के साथ में पैमाने की जानकारी हमें कि कौन सा है वो छोटे को दर्शाता है और कौन सा पैमाना है वो बड़े मानचित्रों में छोटे स्थान को दर्शाता है। इससे जुड़ा आगे अपना प्रश्न भी बनेगा, तो इसको दोनों के अंतर को अपने एक बार स्पष्ट कर दें कि बड़े वाले क्षेत्रफल के लिए किस प्रकार के पैमाने का उपयोग होता है और छोटे वाले क्षेत्र के लिए अपने है वो किस प्रकार के पैमाने का उपयोग किया है वो जाता है मानचित्रों के अंदर। यानी कि बड़ा स्थान है तो फिर उसके लिए कुछ संकेत दे रखे होते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 किलोमीटर हो तो उसका मापदंड किस क्षेत्र में लेना, तो वो मीटर में दे करके या छोटी इकाई सेंटीमीटर में दे करके। जैसे सामान्य तौर पर एक अनुभव चलता है अपने कि 10 किलोमीटर के लिए अपन 1 सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। अब वो आगे का आगे जैसे बढ़ता जाएगा तो 1 की जगह 2 होगा तो 20 हो जाएगा, 3 होगा तो 30 हो जाएगा।
ऐसे कुछ मापदंड है पैमाने के आधार पर वो भी तय कर रखे हैं, जिससे कि अपन दूरी जो स्थान की वो तीसरे मापदंड में देख सकते हैं। अब जब अपने बात करते हैं प्रतीकों की, तो अपने सामने एक स्लाइड आती है। वो कौन से प्रतीक है जो अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्रदान है, तो रेलवे लाइन जैसे। अब यहाँ पे 3 प्रकार की लाइनों के प्रतीक चिन्ह हैं। बड़ी लाइन का है गहरा सा चित्रण, फिर मीटर लाइन का है, और फिर रेलवे स्टेशन का है RS, यानी R का मतलब रेलवे, S का मतलब स्टेशन। ठीक वैसे सड़कों की बात करें तो जो पक्की सड़क है उसके लिए गहरी सी 2 लाइनें खींच रखी है, जबकि कच्ची ग्रेवल सड़क है उसके लिए डॉट डॉट बिंदु है वो दर्शा रखे हैं। अब बात करते हैं सीमाओं की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती है जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच की, तो उसमें 2 लाइनें गहरी और 2 गहरे बिंदु, जबकि राज्यों की बात करें तो 3 लाइनें गहरी और 2 बिंदु दर्शा रखे हैं, और जिले की बात करें तो 3 डॉट डॉट दे रखे होते हैं। वैसे नदी की बात करें तो जल का रंग नीला होता है और नीला प्रतीक हो, लहराती हुई 2 रेखाएं हैं। कुआं गहरा ब्लैक कलर में बिंदु है। तालाब वही नीला तालाब सा चित्रण। नहर व पुल के लिए भी अलग अलग संकेत चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरी मंदिर के लिए मंदिर का चित्रण है। गिरजाघर के लिए भी अपना सांकेतिक धार्मिक उनका जो प्रतीक है वो चित्रण है। मस्जिद छतरी इत्यादि के लिए भी उनका जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है वो भी दर्शा रखा है। अब बात पोस्ट ऑफिस के लिए PO, P मतलब पोस्ट, O मतलब ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस PTO अलग से। और ठीक वैसे ही पुलिस स्टेशन, P मतलब पुलिस, S मतलब स्टेशन के लिए शब्द प्रयुक्त लाया जाता है। अब बात करते हैं बस्ती के लिए, तो ग्रहों रेखांकन दे रखा है और कब्रिस्तान का भी संकेत है। ठीक वैसे ही बात करते हैं वनस्पति की, तो पेड़ों के लिए पेड़ का चित्रण दे रखा है। और ठीक वैसे ही यदि घास की बात करें तो घास का भी अलग से सांकेतिक चित्रण है वो दे रखा होता है। तो पूर्व मैंने जो प्रतीकों की बात की थी कि कुछ ऐसे प्रतीक है जिनको है वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। उनमें से हमारी पुस्तक में ये एक स्लाइड आ रखी है, या एक तरह का ये डायग्राम है जिसमें कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तय मापदंड है। अब ये भले आप विश्व के कौन से भी मानचित्र में या किसी देश विशेष के मानचित्र में देखेंगे ना, तो आपको इस प्रकार से ही दिखे हुए मिलेंगे। यदि आपने वहाँ का भौतिक मानचित्र दिया है और कहीं भी पर्वत, नदियाँ, तालाब इत्यादि दर्शाना है या दे रखा है, तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि ये संकेत चिन्ह है वो इसका है। तो अब बात की अपने संकेत के बाद में अंततः अपने इस वीडियो के आधारित कुछ प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। तो आज के अपने कुछ अभ्यास बौद्धिक प्रश्न। एक पहला प्रश्न आपके सामने है, मानचित्र में N कौन सी दिशा का संकेत करता है? शुरुआती स्लाइड में आया था कि कौन सा दिशा है, कौन सी दिशा है जिसमें N संकेत काम में आता है। दूसरा प्रश्न अपना है, मानचित्र में महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए कौन सा पैमाना काम आता है? मैंने पूर्व में 2 पैमानों की बात की थी, स्लाइड आई थी अपनी, जिसमें ये दर्शा रखा था कि छोटा पैमाना किस काम में आता है और बड़ा पैमाना किस काम में आता है। उन दोनों में से आप है वो इस प्रश्न के उत्तर का हल ले सकते हैं। तो ये अपने आज के अपने कुछ बौद्धिक प्रश्न थे, 2 ही है। अच्छे से इस पूर्व की स्लाइड में दे रखा है, पहले वाले का भी आ रखा है, जबकि दूसरा जो मानचित्र और महाद्वीप क्षेत्रफल के दर्शाने के लिए पैमाने का जो काम है वो भी अपने उसमें देख करके आप स्पष्ट रूप से इनको या इनके उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब अपन यदि बात करें कि जैसे पहले प्रश्न की N की बात आई, तो उसके आधार पर तीरों में ये संकेत आया था, तो आप उसको देख करके भी इसको हल कर सकते हैं। एक तीरों वाला संकेत आया था, उसमें N किसको एग्जिट करता है वो वाला चित्र। अब आज का अपना गृह कार्य, तो पहला प्रश्न, मानचित्र के कितने घटक है, नाम लिखिए। शुरुआती प्रकरण बिंदु के बाद की स्लाइड में हमने घटकों के बारे में देखा था। एक स्लाइड में तीरनुमा संकेत करके रेखांकन किया हुआ था, उसमें आपके घटक भी है, कितने हैं वो भी दे रखा है। दूसरा प्रश्न अपना, छोटे पैमाने के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। अब छोटा पैमाना किन किन को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बीच की स्लाइड में आ रखा था। तीसरा और अंतिम प्रश्न अपना, उस प्रश्न में ये स्पष्ट है कि बड़े पैमाने के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक स्लाइड ऐसी आई थी जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये छोटा पैमाना है वो इन चीज़ों को दर्शाता है और बड़ा पैमाना है वो इन चीज़ों को दर्शाता है। तो आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।